Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज आप सभी को क्लास 10 का आज कल पिछले क्लास और पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया था P3। आज चलिए हम लोग P4 लेकर आए हैं। तो कॉपी को निकालिए और लिख लीजिए सामाजिक विज्ञान क्लास 10 P4। देखिए ये आप लोगों का P20 चलेगा। P20 इसलिए चलेगा कि आप लोग को यानी पार्ट 20 तक चलेगा, ताकि आप लोग 20 तक आप जो आप लोग को 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में जो आप लोग का पहला टर्म का एग्जाम होने वाला है, उसका स्पेशल ये आप लोगों को तैयारी कराया जा रहा है। तो आप इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि आप अच्छा नंबर ला सकें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वो रोजगार का गारंटी देने वाले रोजगार की गारंटी देने वाले बाबू लोग हल्ला मत करो, ध्यान दो इधर। देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है, अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों को रोजगार की गारंटी मिलेगी? रोहन को वर्ष में कितने दिनों का, गुलाम सरवर बाबू, दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। रोजगार की गारंटी मिलेगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और शास्त्र का ही क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। रोहन एक लड़का है ना, वो एक अकुशल यानी बेरोजगार युवक है। वो रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना के तहत वो अपना पंजीयन करवा देता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा देता है। तो बताइए रोहन को अपना पंजीयन करवाता है तो रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी, है ना। चलिए ऑप्शन पहले दे दीजिए, जिसके बाद हम समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए 100, बी 200, सी 150, डी 300। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप सभी जानते होंगे अर्थशास्त्र में रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है और वो क्या करता है कि जो रोजगार देने वाली गारंटी योजना, जो मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी योजना में वो जाता है और अपना रजिस्ट्रेशन करवा देता है, अपने पंजीयन करवा देता है। तो बताइए कि पंजीयन करवाने के बाद सरकारी योजना के तहत उसे कितना दिन का रोजगार मिलेगा एक वर्ष में?
तो याद रखेंगे कि अगर आप भी अगर जाकर मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवा देते हैं तो अगर आपको गारंटी मिलेगा 100 दिनों का रोजगार। अब अगर 100 दिनों का रोजगार अगर नहीं मिलता है तो भी आपको भत्ता मिलेगा, यानी घर बैठे आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसी को कहते हैं गारंटी। देखिए मोबाइल खरीदते ना हम लोग, 1 साल का हमारा गारंटी लेते हैं, तो वापस कर देंगे। ये अभी बल्ब देखिए ना, एलईडी बल्ब क्या होता है, एलईडी बल्ब जो ले लेते हैं 100 रुपया का मिलता है ना, 1 साल का गारंटी, चेंज जाकर तुरंत करते हैं। वारंटी और गारंटी में फर्क होता है, पता है ना। तो सरकार क्या देती है, 100 दिनों का गारंटी देती है, वारंटी नहीं देती है कि मिला तो मिला ना तो जाइए ना, गारंटी देती है कि नहीं मिलेगा। अगर आपको 85 दिन अगर रोजगार मिला तो आपको 50 दिन घर बैठे आपको क्या मिलेगा, भत्ता जिसको कहते हैं, यानी आपको पैसा मिलेगा। तो कितना दिन के देती है, 100 दिनों के देती है। 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मनरेगा में देती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। एक खेत में लक्ष्मण और उनके उसके एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। परिवार के 4 व्यक्तियां खेत में काम करते हैं। खेत में काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया। लक्ष्मण और उसके परिवार क्या कोई दिक्कत? 4 व्यक्तियां क्या है, चलिए फिर से दोबारा क्या लिखे, लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष का कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई।
करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? करण की परिस्थिति में करण को करण की परिस्थिति करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? किस श्रेणी में ये रखा जाएगा? देखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन है लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्तियां खेत में काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष का कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो करण की परिस्थितियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? कह रहा है कि बताइए कि करण, पहले हम ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग को, इसके बाद समझाते हैं। सालाना का मतलब साल, ठीक है। सालाना सुना होगा, सालाना दिवस, 1 साल को सालाना कहते हैं, ठीक ना। ऑप्शन बेरोजगार, सॉरी, ऑप्शन मौसमी बेरोजगारी, ए मौसमी बेरोजगारी, बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी शहरी बेरोजगारी, और डी शिक्षित बेरोजगारी। देखिए, समझ लीजिए, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ खेती में काम करता है, तो 1 वर्ष में 20 क्विंटल वो उत्पादन करता है। लेकिन 1 साल क्या करता है कि करण को भी साथ में ले जाता है, करता है, और जिसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि 4 आदमी काम कर रहा है तो 1 क्विंटल उत्पादन कर रहा है। तो बताइए, एक आदमी और आ गया, 5 आदमी हो गया, फिर भी 1 ही क्विंटल उत्पादन हो रहा है, तो उस व्यक्ति को लाने से कोई फायदा हुआ? जो व्यक्ति 4 आदमी में कर सकता है वो 5वां आदमी भी लाकर कर रहा है, तो इससे कोई, जैसे होटल में देखिएगा, 1 आदमी सब काम कर देगा लेकिन 10 गो आदमी काम करता है ना। तो ये सब को हम क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी। इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। मौसमी बेरोजगारी उसे कहते हैं जो सिर्फ मौसम में रोजगार मिले और मौसम के बाद रोजगार मिलना बंद हो जाए, इसको क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं, है ना, कि रोजगार तो मिला है लेकिन कोई फायदा नहीं है, रोजगार तो मिला है लेकिन कोई फायदा नहीं है। शहरी बेरोजगारी कहते हैं जो कि शहर में काम नहीं है। शिक्षित बेरोजगारी क्या कहते हैं? जो पढ़ा लिखा है लेकिन काम नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक बीएड करके बैठा हुआ है ना, तो क्या उसको लेबर में काम नहीं मिलेगा? मिलेगा। वो पकौड़ा नहीं छान सकता है, छान सकता है, लेकिन उसका नौकरी रोजगार नहीं ना है। जिस व्यक्ति को जो काम करता है उस चीज को अगर रोजगार मिलता है उसे हम रोजगार कहते हैं, है ना, समझाया। कोई अगर मिस्त्री है टाइल्स का और उसे टाइल्स में रोजगार मिल जाता है तो उसे रोजगार कहा जाएगा, है ना। कोई अगर टीचर है उसको पढ़ाने में अगर रोजगार मिल जाता है तो रोजगार कहा जाता है। अब टीचर को लेबर में काम करने के लिए करे तो उसको रोजगार कहिए, वो बेरोजगार है, मजबूरी में अपने जीवन यापन करने की वजह से वो रोजगार कर रहा है, ठीक ना। तो क्या होगा? 4 आदमी था,
फिर भी 20 क्विंटल एक साल में कर रहा था, और करान आ गया फिर भी कर रहा था, तो ये सब कौन श्रेणी में आ जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाएगा। काम तो कर रहा है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, कोई काम में जाना नहीं है तो लगल है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे, गर्ल्स लोग के लिए ध्यान देंगे, है ना, बुरा मत मानिएगा, अच्छी बात बता रहे हैं। लड़की लोग क्या करते हैं कि उनका मम्मी भी कुछ काम कर देते हैं, है ना, और उन लोग भी, आप लोग भी घर पे काम करते हैं ना, कोई झाड़ू लगा देते, कोई बर्तन धो देते, ये सब बेरोजगारी के काम में बैठल है तो कर देगा। क्या एक आदमी नौकर रहेगा तो सब नहीं काम कर देगा? कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा? सेम उसी तरीका से है कि एक आदमी काम करने वाला हो, एक आदमी काम कर सकता है लेकिन उसमें 4 आदमी काम कर रहा है, तो 3 लोग क्या होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाएंगे, क्योंकि एक का काम है और 4 लोग लगे हुए हैं, है ना। तो चलिए ये क्या होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी, कारण प्रच्छन्न बेरोजगारी के श्रेणी में आएगा, क्योंकि उसका कोई वहां लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। उन लोग जितना, हाँ, अगर कारण आने के बाद 20 क्विंटल हो रहा था, अगर 25 क्विंटल हो जाता तब ये नहीं आता कि चलिए एक आदमी बढ़ा तो 5 क्विंटल बढ़ा ना, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में नहीं आकर रहता, रोजगार में ही आता, लेकिन यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्रच्छन्न बेरोजगारी में आएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में, तीसरा क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? गणना क्यों की जाती है? गणना क्यों की जाती है? अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद को ही गणना क्यों की जाती है ना। अंतिम उत्पाद को ही गणना क्यों की जाती है? ऑप्शन ए, बेरोजगार से बचने के लिए, बेरोजगार से बचने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? गणना क्यों की? चलिए क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में ही प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद को ही गणना क्यों की जाती है? ऑप्शन नंबर है, बेरोजगारी से बचने के लिए, बेरोजगारी से बचने के लिए, बी, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, सी, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। चलिए ध्यान देंगे आप क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में आंतरिक उत्पाद को ही गणना क्यों की जाती है? आंतरिक उत्पाद मतलब जानते हैं कि कभी भी किसी चीज को पूरे बन के कंप्लीट हो जाता है उसी वक्त ही गणना क्यों किया जाता है ना। ऑप्शन है बेरोजगारी से बचने के लिए, या दोहरी गणना से बचने के लिए, या अधिक लागत से बचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अगर कोई धान उगाता है और अब ये धान में ही एक बार गणना कर लिया जाएगा, फिर चावल में गणना किया जाएगा,
फिर उसको है ना कोई एक भात बना तो उसमें गणना किया जाए, तो एक ही चीज को कितना बार गिना गया? 3 बार गिना किया। तो इसके वजह से दोहरी गणना दोहरी गणना से बचने के लिए एक बार जो लास्ट में जो चीज होता है उसको गणना की जाता है। बात समझ गया ना? तो इसको आंसर लिख लीजिएगा। दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए कि एक ही चीज को बार बार ना गिना जाए, एक ही चीज को बार बार ना गणना हो जाए, इसके वजह से अंतिम उत्पाद के लिए ही गणना की जाती है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? कौन? बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। क्या कह रहा है कि निम्न में से जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? ऑप्शन ए फ्रेंच, बी स्पेनिश, सी डच, और डी जर्मनी। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? फ्रेंच, डच, स्पेनिश या जर्मन। तो याद रखेंगे कि बेल्जियम का एक नहीं है, वो जो समूह नहीं है वो क्या है? स्पेनिश जो समूह इसका नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए तमिल, बी हिंदी, सी पाली और डी सिंहली। देखिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्र राष्ट्र जब बना था श्रीलंका, तो श्रीलंका जब स्वतंत्र राष्ट्र बन गया तो कौन सा भाषा को वहाँ राज्य घोषित भाषा किया गया? तो याद रखेंगे सिंहली भाषा को वहाँ राज्य भाषा घोषित किया गया था। कौन भाषा का? सिंहली भाषा को। तो आप सबको समझ में आ गया? एक बार ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सा बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? फ्रेंच, स्पेनिश, डच या जर्मनी। तो याद रखिएगा फ्रेंच भी भाषा वहाँ का लोग बोलते थे, कुछ फ्रेंच बेल्जियम में फ्रेंच भाषा भी बोला करते थे, डच भाषा भी बोला करते थे और जर्मनी भी भाषा बोला करते थे। स्पेनिश भाषा नहीं बोला करते थे। तो यहाँ क्या लिखा? समूह नहीं है तो स्पेनिश। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? जब सिंहली भाषा और तमिल भाषा जब था, है ना, तो वहां पर जब राज घोषित हो गया तो स्वतंत्र राज्य बन गया, तो सिंहली भाषा को क्या हो गया था? राजभाषा घोषित किया गया था। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले क्लास में।